सातारा से निकली एक कहानी, साड़ियों की परंपरा से बनी है इनकी कहानी। मेहनत और जुनून से भरपूर। स्वागत है आपका अनुश्री। Welcome all to RNR Talks, yet another episode, exciting episodes on a new topic, which is about money handloom. And आज के हमारे एपिसोड में हम सीखेंगे कि जो साड़ी का कल्चर है उसको रिवाइव करने के लिए ये जो हमारे गेस्ट आए हैं ये कितनी मेहनत कर रहे हैं और व्हाई इज इट हर पैशन एंड व्हाई इज इट हर जुनून. सो अनुश्री, welcome to RNR Talks. And firstly, I would like to congratulate you कि आप एक probably डाइंग ट्रेडिशन या फिर एक चीज जो हमारे कल्चर से इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इतनी क्लोज है, विच इज साड़ीज, उसको आप रिस्टोर करने के लिए और जिंदा रखने के लिए आप इतनी, मतलब आपका जुनून इतना स्ट्रांग है. So, what is your inspiration behind money handloom and आप क्या करते हो basically, और how is your journey been from Satara to Mumbai? Namaste and thank you Ruchika for inviting me. I was basically an interior designer before marriage. So शादी के बाद मेरे मदर इन लॉ पहले से ही ये बिजनेस में थी. So being an interior designer, थोड़ा बहुत कलर का नॉलेज था. So I got attracted to the colors of sarees and वो थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है. My husband is into sports. So then I thought this business would be a better option. मी एका मराठी फॅमिलीतून बिलॉंग करते. सो आमच्याकडे हे ट्रेडिशन आहे साडीजचं. त्यामुळे मला वाटतं की हे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हँडलूम साडीज पोचाव्यात. पॉवरलूम आणि हँडलूम मध्ये खूप डिफरन्स आहे. तो इसको आप, ये बिजनेस का आपका मॉडल क्या है? मतलब आप ये बिजनेस कैसे करते हो? आप आर्टिसंस के साथ मिलते हो या आप खुद वहाँ पे जो प्रोसेस है उसमें आप इन्वॉल्व हो, या फिर आप सिर्फ हैंडलूम साड़ीज का प्रचारण या फिर मार्केटिंग करने में इन्वॉल्व हो? तो आपका बिजनेस मॉडल बेसिकली क्या है? Yes. So me and my husband, we both visit the states like MP, Madhya Pradesh, then UP, and we personally go and handpick the sarees. He helps me a lot. He's very supportive. वहाँ पे जाके बहुत सीखने को मिलता है. प्रोसेस क्या है साड़ीज का. सो चंदेरी thread comes from, cotton thread comes from Coimbatore, silk thread comes from Bangalore, and zari comes from Surat. So these are the threads used for these sarees. Then उसके बाद जो प्रोसेस आता है वो आता है डाइंग प्रोसेस. डाइंग प्रोसेस के बाद धागा जोड़ने का आता है. तो एक जब वो धागा जोड़ते हैं तो उसमें 16 साड़ीज मैन्युफैक्चर होती है. 16 साड़ीज उस पर फिर वर्क किया जाता है. प्लेन साड़ीज अगर है तो उसको टाइम कम लगेगा. मोटिव्स है अगर उसमें, बॉर्डर कितना बड़ा है छोटा है उसका, उस पर टाइम डिपेंड करता है. कॉस्टिंग भी उसी पे डिपेंड करती है. सो ये सब प्रोसेस रहता है उसमें. तो आपका पर्सनल फेवरेट क्या है? मतलब आपने जब शुरुआत की तो ऐसा कौन सा इंस्पिरेशनल वेयर था या फिर ऐसा कुछ चीज था जो आपको बहुत इंस्पायर किया कि इस चीज से मुझे लव हो गया है? मतलब आपकी साड़ी ड्रिवन लव स्टोरी क्या है? जैसे मैं पूछना चाहती हूँ, आफ्टर मैरिज हुआ, बिफोर मैरिज हुआ, या पहले से आपको साड़ी ड्रिप करना या फिर एंजॉय करते थे? कैसा था आपका? साड़ीज पहनना पसंद नहीं था, बट साड़ीज पहनी हुई लेडी को देखना बहुत पसंद था. सो जैसे मैंने बोला कि आई एम फ्रॉम सातारा, तो वहाँ पे रॉयल फैमिलीज है, डिसेंडेंट्स ऑफ शिवाजी महाराज. तो उनके फैमिली में जो जब मैंने उन लेडीज को देखती हूँ साड़ीज पहने हुए, सो बेसिकली दे वेयर चंदेरीज एंड कोटा साड़ीज. सो चंदेरी साड़ी जब भी मैंने उन पे देखा है तो आई लव्ड इट, एंड देन मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ. तो फर्स्ट हम लोग चंदेरी ही गए थे. चंदेरी, देन महेश्वरी, एंड अभी जस्ट नाउ रिसेंटली आई हैव बीन इनटू पैठनीज. So bandhanis and Lucknowi's also I have, but mostly I would recommend Chanderis and Maheshwaris. So I want to, abhi Chanderi is I think very famous because of this movie
आई थिंक जो रिसेंट मूवी आई है स्त्री 2 एंड स्त्री 1, बट अगर कोई ऐसा है जो ऑडियंस देख रहा है हमारा, what is the difference, what's the, or rather I would say what's the importance of a चंदेरी साड़ी, मतलब उसमें वो इफेक्ट कैसे आता है, रॉयल इफेक्ट कैसे आता है, और अगर किसी को रियल मटेरियल पहचानना हो तो क्या डिफरेंस होता है? चंदेरी अपने आप में ही वो एक रॉयल स्टेटमेंट देती है साड़ी, बिकॉज उसका टेक्सचर जो होता है वो शेयर टेक्सचर के लिए जाना जाता है. अब इसमें मोटिव्स अलग अलग रहते हैं. फ्लोरल मोटिव्स रहेगा, पीकॉक रहेगा, मॉडर्नाइजेशन वो उन्होंने भी थोड़ा सा मोटिव्स में थोड़ा सा बदल करने के इसमें है. तो माय आर्टिजन जिस वीवर से आई एम कोलैबोरेटेड विद, so he designs like he modifies any motive. If you're wearing a dress and if you go there and if he likes it, so he just clicks a picture, then he draws a graph of it on a paper, then he just computerizes it on the design, he works on it, and then he makes a certain motive. So the sarees which I have, so I can guarantee that no one would have the same motive. So in short, the sarees that you have are more or less customized. Yeah, chanderis most probably, but maheshwaris are traditional, so उसमें हम लोग बदल नहीं कर सकते, and I wouldn't like to change them. Known for their traditional borders and motifs. So yes, So chanderi. Chanderi are those sarees preferred by the royals? Most probably yes, but nowadays, and मेरे customers right from working woman, housewife to lawyers, doctors. So yes, everyone prefers Chanderi and Maheshwaris. Maheshwaris इसलिए because cost wise affordable है, light wear, very lightweight है, easy to carry, then maintenance भी नहीं है उनका. So दिन भर के लिए भी अगर आप माहेश्वरी पहनोगे फिर भी आपको कोई ये नहीं होगा कि it's very heavy क्योंकि I'm So uncomfortable. Maheshwari goes well for office wear also? Yes, yes. Maheshwari is basically silk cotton. Okay. 50% cotton and 50% silk. So it's weightless. So मतलब कि आप जब ये फैब्रिक चूज करते हो और आप साड़ीज चूज करते हो तो उसका क्या प्रोसेस होता है, और क्या ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं जो आप कम अक्रॉस करते हो जो हम लोग एज ए नॉर्मल हमें हमें नहीं पता होता? सो एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करती थी, तो वहाँ पे एक लेडी आई थी, तो उन्होंने बोला कि यू आर सेलिंग दिस फॉर डबल प्राइस, like 3,000 something, and I sell it for 1,500. So I was in shock. So I asked my weaver कि भाई ये क्या है, why is this range, what is she telling me? तो उसने बोला कि मैम जब आप वापस आओगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये फैब्रिक में कैसा फ़र्क आता है. तो फिर जब मैं वापस गई तो उसने मुझे दिखाया कि ये सेमी हैंडलूम है और ये प्योर हैंडलूम है, तो आप अभी फील करके देखिए इसको तो आपको भी समझ में आएगा. तब मुझे पता चला कि बहुत फ़र्क है. एंड माई कस्टमर्स ऑल्सो स्टार्टिंग में मुझे सतारा में जब मैंने बिजनेस स्टार्टअप किया था तो मुझे ये इश्यूज आए थे कि आपकी साड़ीज़ बहुत महंगी है कंपेयर टू जो शॉप्स में है माहेश्वरीज. तो जो लेडीज आके मुझे ये बोली थी तो आई डेंट आंसर देम रूडली. एक्चुअली आई टोल्ड देम या यू जस्ट फील द फैब्रिक, यू विल गेट टू नो. तो तब उन्होंने जाके फिर शॉप में विजिट किया, फिर वहाँ पे जाके उन्होंने माहेश्वरीज का फैब्रिक चेक किया, एंड देन दे केम टू मी एंड दे सेड नहीं नहीं आपका फैब्रिक अलग है जो कंपेयर टू द स्टोर वन. आपने कितने साल हो गए आपको ये बिजनेस करते हुए? 5. 5 years. सो आपने टेक्निकली कोविड में स्टार्ट किया होगा? कोविड के जस्ट स्टार्टिंग लाइक नवंबर 2019. आपने जब स्टार्ट किया दैट इटसेल्फ वाज अ वेरी टर्बुलेंट पीरियड. आई मीन इट वाज लाइक मोस्टली ऑल स्टार्टअप्स ब्रोक डाउन उस समय. और जैसे आपका तो साड़ी का बिजनेस है तो ट्रेडिशनली तो बहुत सारे फेस्टिवल्स पे भी कट डाउन हो रहा था, बहुत सारे फेस्टिवल्स हो ही नहीं रहे थे. सो उस समय आपने कैसे सरवाइव किया ये मतलब इवन द थॉट ऑफ द फैक्ट कि आपको ये बिजनेस करना है, आपने कैसे सरवाइव किया?
एक्चुअली ये मेरा 2019 में जो मैंने बिजनेस एक्चुअली रजिस्टर किया, उसके पहले मेरे मदर इन लॉ ये करती थी, राइट ओके बिफोर आवर मैरिज। तो तब से ये आ रहा था, तो कस्टमर्स ऑलरेडी मेरे थोड़े बहुत थे। ओके सो उसके बाद इतना प्रॉब्लम तो नहीं आया 2020 में। एंड देन अगेन फ्रॉम सो 21। इवन कोविड में भी आपके जो ट्रेडिशनल साड़ीज के डिमांड थे या जो भी आपके वैसे ही थे, मतलब जैसे नॉर्मली होते हैं, या फिर उसमें बहुत फर्क गिरा था? नहीं, उसमें फर्क गिरा था ऑब्वियसली, बिकॉज नो वन वाज शॉपिंग। या दैट्स या व्हाट आई एम सेइंग, आई मीन इवन ट्रेडिशनली फंक्शंस मैरिजेस भी कम जी, होते थे तो जो फ्रेंड्स और फैमिलीज जो थे तो उन्होंने परचेस किया था, बिकॉज शॉप्स में ये नहीं था। एग्जीबिशंस और वो या सब तो नहीं नहीं, होते होंगे। सो ये आपके घर में ये लेगेसी बिजनेस है, तो कैसा माहौल है, मतलब आप लोग आपका कि जो अभी एवर इवॉल्विंग जो हमारा कल्चर हो रहा है, जिसमें ऑनलाइन जैसे हम एप्स में जो भी एप्स होते हैं उसमें से हम 1500 1600 के प्रॉब्ली बनारसी साड़ी वो लोग बोलते हैं और हम लोग खरीद लेते हैं, या चंदेरी भी है, वट एवर। सो ऐसे माहौल में ऐसे आप अपनी लेगेसी को सरवाइव कैसे करते हो, मतलब दैट टू स्टेइंग इन अ प्लेस लाइक सतारा, हाउ डू यू मैनेज टू सरवाइव दिस, आई मीन हाउ डू यू मैनेज टू कीप अप द स्पिरिट, आई मीन आप कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है, अमेजोन से कर सकता है, हाफ प्राइस में ऑर्डर कर सकता है, लेकिन फिर भी वो क्या कनेक्ट है जिसके वजह से अभी भी आपका ट्रेडिशनली आपका आपकी चीजें इतने अच्छे से फ्लो हो रही है? साड़ीज की ऑथेंटिसिटी कि मुझे पता है कि जो मैं आर्टिजन के साथ जो कोलैबोरेशन है मेरा, तो उनका जो साड़ीज का प्योरिटी है वो आई डोंट कॉम्प्रोमाइज, एंड इवन दे डोंट कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज दे ये तो उनका जनरेशन टू जनरेशन ये पास ऑन होते आया है। सो ये इतना है नहीं सो आपके कि कोई मतलब आपके कोई आउटसाइड योर महाराष्ट्रन कल्चर ऑल्सो, आर देर अदर पीपल ऑल्सो लाइक इंटरनेशनली, और आर देर अदर पीपल ऑल्सो हु probably place orders or who regularly place orders and are like your fond customers? यस, मतलब मलेशिया, देन यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे जाता है, बट उनकी मदर्स या कोई फैमिली मेम्बर है यहाँ पे, या तो वो पर्सनली जब भी आते हैं तो वो पक्का विजिट करते हैं एंड देन दे बाय। So what is your experience with I mean, are you on social media? Have you started digitally promoting? नॉट येट, बट आई वुड लाइक टू। So अभी तक भी आप ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ क्या बोलते हैं, आप ट्रेडिशनल मेथड्स यूज कर रहे हो ऑफ सेलिंग योर साड़ीज एंड, तो इसमें कैसे होता है, मतलब आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस कि अगर आपने एक एग्जीबिशन डाला तो क्या अट्रैक्शन पॉइंट हो जाता है, और कितने कस्टमर्स इनफ्लो होते हैं आपके, अगर आपने जैसे अभी आपने रिसेंटली कोई एग्जीबिशन किया था, तो ऑन एन एवरेज कितने कस्टमर्स आपके आते ही आते हैं आपके पास? जब भी मैं एग्जीबिशंस करती हूँ तो मेरा फर्स्ट गोल यही रहता है कि whether you purchase or not, I don't mind, but just come and visit it, see the collection. बट ऐसा कभी नहीं होता कि किसी ने कुछ परचेस ही नहीं किया है, सबको कलेक्शन अच्छा लगता है एंड देन दे बाय। माहेश्वरीज के कलर्स बहुत अट्रैक्टिव हैं, द वाइब्रेंसी ऑफ कलर्स एंड ऑल, दे जस्ट गेट कस्टमर्स गेट अट्रैक्टेड टू इट। एंड अगर मैं माहेश्वरी ही एक ऐसा है जो अगर मैं 10 पीस भी बाद में ऑर्डर करूँ तो सेम कलर के आएंगे, उसमें कोई 19-20 नहीं होगा। बट चंदेरीज आर, आई वोंट से यू विल गेट इट अगेन रिपीटेडली, बिकॉज दे आर कस्टमाइज्ड, एंड एक बार में जैसे मैंने बोला कि एक बार में सिर्फ 16 साड़ीज ही बनती है। सो Maheshwari sarees are machine made? नो, They are हैंडलूम। hand. So how do you I mean how do you get the same copy? Even आपको 10, अगर 10 पीसेस एक जैसे आपने बोला कि एक जैसे हैं तो, उनका मैन्युफैक्चरिंग उतना है साड़ीज का। but they are all done with hand? या हैंडलूम, द लूम। Okay. And चंदेरी साड़ीज में ये डिफरेंस क्यों आता है?
माहेश्वरीज के ट्रेडिशनल पैटर्न्स है जो वो अभी तक मतलब फॉलो करते आए हैं, एंड दे डोंट चेंज इट फॉर एनीवन. ओके. दे विल मतलब वो उन्हीं के ट्रेडिशंस को आगे लेके जाते हैं. आप अगर उनको बोलोगे कि मुझे ये कस्टमाइजेशन चाहिए तो ये नहीं करेंगे मोस्टली, मतलब मेरे आर्टिजन्स तो नहीं करते. देन चंदेरी आप जैसे बोलोगे वैसे वो आपको करके दे देते हैं, बट उसमें ऐसा ही है कि 16 पीसेस पर एक साथ निकलते हैं, तो देन यू विल हैव टू बाय देम ऑल. आपके हिसाब से, बिकॉज आप अभी एक आप जिस बेल्ट से आते हो वहाँ पे तो ट्रेडिशनली कल्चरली साड़ीज का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है. तो आपको क्या लगता है, मतलब कि ये अ, अगर हम इसको क्या बोलते हैं, एक इनिशिएटिव लेके अगर हम इस आर्ट को ना सरवाइव करने दे, तो आपको क्या लगता है कि ये क्राफ्ट डाय डाउन हो जाएगा या इसकी कितनी लाईफ है? मी आणि माझ्यासारख्या इतर बिझनेस वुमन्सचा आमचा पण कायम प्रयत्न राहील की हँडलूम असंच टिकून राहावं. त्याचे गव्हर्नमेंटकडून पण त्याचं हेल्प आहे. आणि सातारा, कराड, सांगली, कोल्हापूर या बेल्टमध्ये जास्त करून साडीजला प्रेफर करतात. मी असं एक सांगू शकते की माझ्याकडे वृषाली बेबी राजे, ज्या छत्रपती उदयनराजेंच्या कझन आहेत, सो त्या येतात. त्यांनाही कलेक्शन खूप आवडतं. सो त्या साडीजच्या बाबतीत की बाहेरून घेतल्यावर आणि माझ्याकडच्या साड्यांचं कलेक्शनमध्ये काय फरक आहे, हे त्या स्वतः जेव्हा सांगतात तेव्हा मला खूप बरं वाटतं. अँड देन छत्रपती उदयनराजेंची आई पण येतात आपल्याकडे. त्या साडीज घेतात. त्यांनाही कलेक्शन खूप आवडतं. त्यामुळे मला कुठेतरी प्रोत्साहन मिळतं की मी हे बिझनेस रन करू आणि जास्तीत जास्त बायकांपर्यंत मी हे पोहोचवू. आणि अभी आप जो बिजनेस कर रहे हो, इसको आपने कभी दूसरे सिटीज में, मतलब अपार्ट फ्रॉम महाराष्ट्र दूसरे सिटीज में भी इसको प्रमोट करने का या मार्केट करने का कोशिश, या फिर कोई एग्जीबिशन ऐसे किए हैं आपने? नहीं, सिर्फ पुणे एंड बॉम्बे में ही किया है, अपार्ट फ्रॉम सातारा एंड नन. सो आपके एस्पिरेशंस है इस ट्रेडिशन को, इसको बाहर लेके जाने के? यस. सो जैसे आपने अभी मुझे बोला कि आप ऑनलाइन जाने वाले हो और ऑनलाइन सेल्स शुरू करने वाले हो. ऑनलाइन में कंपटीशन बहुत है. सो आप अपने आप को कैसे पोजीशन करते हो कि आप ये कैसे सरवाइव करोगे, मतलब आप ये चीज को कैसे टारगेट करोगे कि आप स्टिल आप इसमें भी सेल थ्रू कर जाओगे? बायका आणि त्यांचं साडीवरचं प्रेम हे कधीच संपत नाही. त्यामुळे मार्केटमध्ये किती जणी जरी असल्या साडीजचा बिझनेस करणारे किंवा ऑनलाईन असतील, पर्सनली स्टोर्स असतील, सो ते अफेक्ट नहीं करणार. सो मुझे आपसे पूछना था कि ये जो पोटली सिस्टम चलता था बहुत पहले, हमने देखा हुआ है बचपन में, जिसमें लोग बाग 100 साड़ी लेके जाते थे घर में, और शादियों के टाइम पे या फेस्टिवल के टाइम पे उसका घर में ही एग्जीबिशन करके ट्रेडिशनली लोग बाग उसमें से 10-15 साड़ी लेडीज के लिए, जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, लेते थे. इस टाइप का कोई सिस्टम अभी भी चल रहा है क्या आपके एरिया में, या फिर आप कैसे अपनी साड़ीज, आपकी ट्रेडिशनल है तो आप कैसे मार्केट करते हो इनको? ये पोटली वाला अभी भी कई कई जगह पे चलता है, बट मेरा घर पे मैंने खुद के घर पे एक सेटअप कर रखा है. तो पहले मैं सिर्फ एग्जीबिशंस करती थी. फॉर पास्ट 3 to 4 years मैं सिर्फ एग्जीबिशंस करती थी, एंड वो भी साल में 2-3 बार, लाइक इन मई, देन गणपति गौरी के पहले, फिर दिवाली पे. बट अभी अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट्स फिर मैंने घर पे ही सेटअप चालू किया. एंड देन अभी सिर्फ फेस्टिवल्स के टाइम पे ही नहीं, 12 months शॉपिंग चलती रहती है. तो दे कॉल मी एंड अपॉइंटमेंट लेके फिर घर पे आके वो कलेक्शन देखते हैं. तो मिनिमम मेरे पास स्टॉक मेंटेन रहता है 400 साड़ीज. तो मतलब आप 400 का स्टॉक अगर मेंटेन करते हो, तो उस हिसाब से आपको जगह, और उस हिसाब से आप अपनी स्पेस को क्रंच करते होगे. तो मतलब ये है कि इसमें से भी आपकी सेल उतनी होती है? यस, आराम से होती है. मतलब पहले मुझे एक्सपेक्टेड भी नहीं था. मैंने ये बिजनेस भी ऐसे स्टार्ट किया था कि हाँ, घर घर भी देखना है और बिजनेस भी देखना है, तो ये ऑप्शन बेटर है साड़ीज का.
देन इंटरेस्ट इतना बढ़ता गया और फिर कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट्स ऐसे आते गए, तो मैं उसमें और ज़्यादा डीप नॉलेज भी मैंने ली फिर साड़ीज़ के बारे में, और अभी बहुत ग्रो हो रहा है बिजनेस। तो ऐसे एक टाइम पे अगर कोई आपके जो बहुत आपके जो फेवरेट कस्टमर्स ऐसे कोई होते होंगे, तो एक टाइम पे कितनी साड़ीज उठाते हैं या लेके जाते हैं? उसका कोई लिमिट ही नहीं है एक्चुअली। सो मतलब अभी भी आप लोगों के यहाँ उस तरीके का चलता है जहाँ पे 10 साड़ियाँ या 5 साड़ियाँ? यस। एंड क्या रेंज रहता है इन साड़ियों का? सो हैंडलूम कलेक्शन जो अभी है मेरा, तो मिनिमम 1500 से स्टार्टिंग रेंज है। एक्चुअली उसके नीचे का भी आता है, बट फिर देन उसका कोई गारंटी नहीं रहता। तो मेरे पास जो भी मिलेगा वो जेन्युइन ऑथेंटिक ऑथेंटिक ही मिलेगा। सो आपको जब आप सातारा में 10 या 15 साड़ी को सेल करते हो एक साथ, उसमें और मुंबई में जब आप एग्जीबिशन डालते हो, आई एम श्योर आपके पास जो लोग आते होंगे वो आपको बहुत क्वेश्चंस पूछते होंगे, क्योंकि उस टाइप का हमारा आई मीन बॉम्बे का कल्चर ही वैसा है। आई मीन 3,000 की साड़ियाँ यहाँ पे परचेस करने से पहले ऑब्वियसली लोग बाग बहुत बार सोचते हैं, बट ये मेरा परसेप्शन है। तो आपके हिसाब से आपको आपका क्या एक्सपीरियंस हुआ है द डिफरेंस बिटवीन सातारा एंड मुंबई? मुंबई में यस, लोग बहुत एक्चुअली सोचते हैं कोई कोई जगह पे। जैसे मेरे गोरेगांव या चेंबूर में जो जो भी कस्टमर्स है स्पेसिफिकली ये एरियाज में, तो वो लोग नहीं सोचते हैं। बट जब मैंने वर्ली में एक एग्जीबिशन किया था, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा सोचते हैं, क्वेश्चंस भी ज़्यादा ज़्यादा रहते हैं उनको। बट सतारा में मुझे ये प्रॉब्लम कभी आई नहीं है। सो इतना हैंडलूम कलेक्शन सतारा में किसी के पास है ही नहीं, उनको वैरायटी इतनी मिलती नहीं है देखने को। सो वो खुश होते हैं और वो परचेज भी करते हैं, एंड दे आर सेटिस्फाइड विद द परचेज। सो आपने कभी सोचा नहीं किसी टूरिज्म, जैसे हम लोग जयपुर वगैरह जाते हैं तो वहां पे तो हमें जो हमारा टूर गाइड रहता है वही ले जाता है, मतलब स्पेशली फॉर हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कलेक्शंस। सो आपने कभी ऐसा इस टाइप का कोई टाई अप किया है या इस टाइप का कोई प्रमोशन किया है? जी नहीं, मैंने अभी तक कोई प्रमोशन नहीं किया है। मेरा बिजनेस जो भी है अभी, वो पूरा माउथ पब्लिसिटी के वजह से ही है। और सतारा बहुत छोटा है, तो वहाँ पे गाइड का कोई सवाल ही नहीं है। हमारे इधर ज़्यादातर शादी होती है, शादियाँ जैसे फंक्शंस होते हैं, तो उसमें यस, वहाँ पे माउथ पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ओके। उससे मुझे ज़्यादा फायदा होता है। सो मतलब वही जैसे हमारा हमने हमने बात की अभी कि माउथ पब्लिसिटी वर्सेस, जैसे आपने अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जब आपको यहाँ पे बॉम्बे आने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस फेस करने पड़ते, तो आपको कैसे फील होता है? मतलब आर यू रेडी टू फेस दोस क्वेश्चंस, या फिर आपको लगता है यार इससे तो मैं सातारा में ही रहूँ वही बेटर है? नहीं, क्वेश्चंस पूछने पर कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। एक्चुअली आई ऑल्सो गेट टू अंडरस्टैंड माई कस्टमर्स, एंड थोड़ा बहुत नॉलेज अगर स्प्रेड कर सकते हैं तो ईजी है। लोगों का ऐसा मिसकंसेप्शन है कि हैंडलूम बहुत महंगा आता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो अगर फैब्रिक मैंने आपको जैसे बोला, तो ये प्योर कॉटन, प्योर सिल्क्स ऐसे रहते हैं, देन विच मेक्स देम ब्रीजी, लाइट वेट बनाते हैं उनको, इजी टू कैरी होते हैं। तो आई गेस ये अफोर्डेबल रेंज भी है साड़ियों की। एंड टाइम जो ये कंज्यूम करता है साड़ी बनने में, तो अगर कोई जाके पर्सनली वो देखेगा, तो बोलेगा कि नहीं, ये एज कम्पेयर टू प्राइस बहुत ही रीजनेबल है। मतलब मेहनत जितनी ये कर रहे हैं उससे तो अफोर्डेबल है ये। सो आपने इंटीरियर डिजाइनिंग किया और उसमें से आप साड़ियों के बिजनेस में ट्रांजिशन हो गई, बिकॉज साड़ियों का बिजनेस आजकल मोर लाइक अ हाउसवाइफ का बिजनेस, या फिर एक ऐसा आप क्यों इतने पैशनेट हो कि आपको लगता है कि इसको आप 400 से 800 साड़ीज, 800 से 1000 और फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब आप इसको बड़ा बना सकते हो? ये आपका पैशन क्यों बना, या फिर आपने मतलब आपको क्यों ऐसा लगता है कि इसमें बहुत पोटेंशियल है? पहले जैसे मैं इंटीरियर डिज़ाइनर थी, शादी के बाद मेरी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई। सो मैं इतना टाइम नहीं दे सकती थी इंटीरियर के कामों में, तो इसलिए मैंने फिर वो बंद किया, एंड देन 1 साल तक मैंने कुछ नहीं किया था।
देन माय मदर इन लॉ का जो बिजनेस था, ये वो 50-60 साड़ीज लाके अपने फ्रेंड सर्कल में ही दिखा के फिर वो उनका होता था ये। देन फिर मेरे दिमाग में एग्जीबिशन का कॉन्सेप्ट आया था। देन फिर एग्जीबिशंस के बाद मेरे हस्बैंड की और मेरी फिर बात हुई, तो वी थॉट ऑफ एक्सपैंडिंग इट। तो फिर वो भी मेरे साथ, मतलब हम दोनों जाके स्टेट्स एक्सप्लोर करने लग गए। तो वहाँ जाने के बाद जो प्रोसेस हमने देखी है, जिस हिसाब से ये हैंडलूम साड़ीज बनती है, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। देन एक एक स्टेट हम लोग कवर करते करते अभी मेरा ऑल ओवर इंडिया का है कि पूरे, मतलब सतारा जैसे सिटी में मुझे ये सारे ऑल ओवर इंडिया के वीव्स मुझे लाने हैं सतारा में। तो उन वहाँ की लेडीज को पुणे या बॉम्बे या ऑनलाइन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतना। आई वांट टू ट्राई। सो आप ऑनलाइन ट्रेडिशन ब्रेक करके उनको ट्रेडिशनल मेथड्स पे वापस लाना चाहते हो यस बेसिकली। यस, क्योंकि जब तक वो फैब्रिक फील नहीं करेंगे ना, तब तक उनको ये समझ में नहीं आता है कि ये इतना कॉस्ट क्यों है इसका। जैसे एग्जांपल देना चाहूँगी, अभी बीच में दिवाली के टाइम एक कस्टमर आए थे, तो मेरे पास जो साड़ी 4000 की थी, तो वो ऑनलाइन उनको 1500 की दिखा रही थी। तो उन्होंने बोला ये तो सेम है, देन वाई सो मच। तो मैंने कहा देखो, आप एक काम करो, अगर रिटर्न पॉलिसी है तो आप उसको परचेस करो, आप ऑर्डर करो, आप सेम साड़ी वो यहाँ पे लेके आइए, आपको फैब्रिक में फ़र्क समझ में आ जाएगा, एंड देन यू कैन डिसाइड विच वन इज़ गुड। तो शी सेड नो, आई वोंट बाय ऑनलाइन, अगर मेरे सामने ये साड़ी रखी है देन आई विल गो फॉर इट। तो सतारा में ऐसा है कि अगर वो, मतलब ट्रस्ट इश्यूज नहीं है वहाँ पे इतने ज़्यादा। अगर उनको मैं समझाऊंगी कि ये प्रोसेस है और मैं खुद जाके पर्सनली हैंड पिक करती हूँ, तो वो भरोसा करते हैं, ओके। विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो अब आप जब नेक्स्ट फेज पे जाओगे आपके बिजनेस के, तो इसमें आपने क्या सोच के रखा है अपने बिजनेस के लिए? मतलब आप ऑनलाइन करना चाहते हो और आप एज अ स्मॉल बिजनेस आप शार्क टैंक या ऐसे कोई प्लेटफॉर्म है जिसको आप एम कर रहे हो, जहाँ पे आप जा सकते हो और अपनी, या फिर आपको लगता है उसकी आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है? नहीं, मुझे शार्क टैंक जैसे इसमें जाने की, मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है एक्चुअली। आई एम गुड विथ व्हाट फ्लो आई एम गोइंग विथ। और मुझे आपसे ये जानना था कि जो यंगर जनरेशन है, जो लेडीज आपके पास आती है, या फिर जो न्यूली मैरिड या फिर जस्ट वर्किंग वुमेन जो है, तो वो क्या कॉन्सेप्ट के पास से आपके पास आते हैं? और मतलब अब ट्रेडिशनली तो इतनी साड़ी नहीं पहनी जाती है, लेकिन जब वो इनकॉर्पोरेट करते हैं साड़ियों को वार्डरोब में, तो वो क्या रीजन से साड़ियाँ बाय करती है आपसे? और आपको क्या लगता है कि यंगर जनरेशन का फोकस टुवर्ड्स वेयरिंग साड़ीज कैसा है? मतलब इज इट दैट जो परसेप्शन हमको है कि साड़ियाँ लोग पहनते ही नहीं है, या फिर आपको, या फिर वो मेरा परसेप्शन रॉन्ग है? सो आपका क्या टेक है उस पे? मैं बोलना चाहूँगी कि आए गए लाखों लिबास देश में, लेकिन फिर भी साड़ियों की जगह कोई न ले सका। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मेरे पास राइट फ्रॉम एज 20, 18 प्लस लड़कियाँ आती है। पहले साड़ियों को इतना नहीं पहना जाता था लड़कियों में, मतलब टीनेज में। बट अभी कॉलेजेस में या कोई फंक्शंस में मोस्टली मतलब मैं देखती हूँ कि लड़कियां भी साड़ीज प्रेफर करने लग गई है अभी। क्या ओकेजन्स है जिनमें जनरली आजकल साड़ियाँ स्पॉट होती है? मैरिजेस? और इज इट की ट्रेंड इन वेयरिंग इन ऑफिसेज बहुत बढ़ गया है, उसके लिए भी साड़ियाँ ज्यादा आपकी जाती है? ऑफिस वेयर के लिए मेरे पास कॉटन की रेंज है। देन महेश्वरीज भी है डिसेंट थोड़ा, अगर किसी को रेशम बॉर्डर भी प्रेफर करते हैं ऑफिस वेयर के लिए। देन वहाँ पे, जैसे मैं सतारा में रहती हूँ, तो वहाँ वो साइड पे मोस्टली ट्रेडिशनल जैसे जरी बॉर्डर्स है, तो वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और एज का आप पूछेंगे तो हर एक एज में वो आजकल साड़ियाँ तो देखने को मिल ही जाती है। जो, बिकॉज आज मैं आपके साथ ये पॉडकास्ट कर रही हूँ, तो मुझे जानना है कि महाराष्ट्र में पैठनी साड़ीज का क्या इम्पोर्टेंस है? मतलब पैठनी साड़ीज मैंने मतलब मुझे जितना पता है उसमें 10,000 से लेके 1 लाख 2 लाख तक भी जाते हैं, या फिर पता नहीं, मुझे मेरी आइडिया में नहीं होगा, नॉलेज में उससे ज्यादा भी जाते होंगे। सो आप
कि आपको कितना नॉलेज है इसके बारे में और ये क्यों इतना ट्रेडिशनली इम्पोर्टेंट है? महाराष्ट्र इज नोन फॉर पैठनी साड़ीज ओनली। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो कोई भी फंक्शन हो, जैसे मुंडन है या मैरिज है, कोई भी है, नामकरण है, तो उसमें फैमिली का जो भी लेडी है फैमिली की, तो उसके ऊपर आपको पैठनी दिखेगी ही दिखेगी। बिकॉज उस पे जो मोटिव्स है वो पिकॉक है, मेन इम्पॉर्टेंट तो पिकॉक ही है। तो वो पिकॉक के ऊपर डिपेंड करता है कितने पिकॉक्स है उसमें, क्या टाइप का पिकॉक है, तो उसके ऊपर ये रेंज वेरी करती है। फैब्रिक, अगेन फैब्रिक है, जरी है। पहले बहुत पुराने टाइम में अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे, जैसे अपना राजा महाराजाओं का टाइम था, तो रॉयल फैमिलीज में ये पैठनी जो थी, तो पहले प्योर जरी का था, जरी का तार यूज करते थे उसमें। अभी थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग करने के कारण फिर प्योर जरीज के जगह पे थोड़ा सा प्लास्टिक जरी का यूज होने लगा है। बट अगेन दैट इज ओनली फॉर द रेंज को मेंटेन करने मेंटेन के करने लिए। के लिए। दैट्स सो अभी भी जो पैठनी साड़ीज है वो किस रेंज तक की आपके नॉलेज में मतलब सेल होती है? राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम आई गेस 1000 रुपीज से स्टार्टिंग रेंज है जो आता है। आर्टिफिशियल सिल्क, प्योर सिल्क तो 10,000 प्लस, एंड देन उसका कोई मैक्सिमम अमाउंट है ही नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि मोटिव्स पे होता है डिपेंड, कितने दूर है, कितने पास है, कितना मोटा है, कितना छोटा है, देन बॉर्डर कितनी बड़ी है उसकी, वर्क उस पे क्या है, पल्लू उस पे क्या है, कैसा है, देन पिकॉक्स अगेन। तो उसका कोई बता नहीं सकते कि रेंज क्या तक जाएगी। ट्रेडिशनल साड़ीज वर्सेस मॉडर्न फैब्रिक, ट्रेडिशनल फैब्रिक रादर वर्सेस मॉडर्न फैब्रिक। सो आपके पर्सनल चॉइसेस क्या है? मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि जॉर्जेट की साड़ियाँ भी ब्यूटीफुल होती है एंड आजकल जो मिक्स फैब्रिक के साड़ियाँ भी होती है, नेट होती है, वो भी ब्यूटीफुल होती है। सो मतलब आप फिर भी ट्रेडिशनल ही प्रेफर करते हो या फिर मतलब आप भी कभी आपके कलेक्शन में भी कोई ऐसी साड़ियाँ है जो नॉट सो ट्रेडिशनल है बट दूसरे किसी फैब्रिक की या फिर दूसरे किसी डिजाइन की, तो व्हाट्स योर पर्सनल चॉइस? पहले मेरे पास अलग साड़ियाँ थी, जैसे पावरलूम वाली साड़ीज़ या वर्क वाली साड़ीज़ थी। बट जैसे मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया और एक बार मैंने जब हैंडलूम पहनना शुरू किया है, तो अब मैं अगेन पावरलूम की तरफ देख भी नहीं सकती। मतलब वो फ़ील अच्छा लगता ही नहीं है पावरलूम। एक बार आप हैंडलूम पहनोगे तो आपको उसी की आदत लग जाएगी। एंड हैंडलूम साड़ीज़ कोई भी सीज़न के लिए प्रेफ़रेबल है। जैसे समर्स है, विंटर्स है, रेनी है, तो उसमें आपको हैंडलूम का कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। बट सिंथेटिक फैब्रिक अगर पावरलूम अगर आप पहनते हो तो आपको समर्स में उसका प्रॉब्लम आता है, स्किन रैशेस वगैरह का इश्यूज आता है। हैंडलूम का वैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आजकल ये रेडीमेड साड़ी का बहुत कॉन्सेप्ट चला है, 1 मिनट साड़ी, रेडीमेड साड़ी। तो उसमें मतलब ट्रेडिशनल साड़ी में ऐसा कुछ आया है जिसमें ट्रेडिशनल साड़ी भी रेडीमेड साड़ी बन के सेल करते हो आप? ऐसा कुछ है आप लोग का भी? अभी तो नहीं करती, बट यस मेरा ये कॉन्सेप्ट है, अभी आई एम जस्ट वर्किंग ऑन इट कि हैंडलूम साड़ीज को भी अगर मैं रेडीमेड में कन्वर्ट करूँ, तो चल रहा है उस पर थोड़ा सा। सो आपको क्या लगता है उससे सेल्स या फिर आपके इंटरेस्ट इन साड़ी और जगेगा? बिकॉज मे बी इट विल बिकम इजियर फॉर द न्यू एज वुमेन टू वेयर साड़ीज। यस डेफिनेटली, बिकॉज कोई कोई कस्टमर्स है जो इनको साड़ीज तो पसंद आती है बट पहनने नहीं आती है, तो कि कोई किसी को हेल्प लगती है पहनाने के लिए, तो उनके लिए आई गेस ये रेडीमेड साड़ीज का जो ऑप्शन रहेगा वो बेटर रहेगा। उन्हीं के लिए थोड़ा सा चल रहा है। और साड़ीज के अलावा भी आप फैब्रिक्स जो भेजते हो उसमें सूट्स के मटेरियल्स या ऐसे कोई मटेरियल्स भी है जो आप के एग्जीबिशंस में अवेलेबल होते हैं? यस, ड्रेस मटेरियल्स भी रखती हूँ। एंड उधर भी मेरा सिर्फ आई मैक्सिमम लाइक 90% कॉटन्स पे ही फोकस्ड रहता है मेरा, जस्ट बिकॉज ऑफ हैंडलूम्स। मुझे ड्रेस मटेरियल्स नहीं रखने थे एक्चुअली, सिर्फ साड़ीज पे ही फोकस था मेरा। बट जैसे अगर 3-4
लेडीज आती है तो उसमें से एक होती है जो साड़ी पहनती ही नहीं है, उसको ड्रेस मटेरियल चाहिए होता है। देन फिर कोई भी अगर बिजनेस करता है तो उसको ये नहीं पसंद आएगा कि कोई रिटर्न जा रहा है ऐसी। तो बस उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर मैंने ड्रेस मटेरियल्स भी रखना शुरू किए। बट अगेन देयर आई फोकस्ड ऑन ओनली कॉटन। देन ऑर्गेन्जा सिल्क आता है, ऐसे मटेरियल्स पे ही। एंड अगेन देन मैं बांधनीज जो होते हैं, तो बांधनीज के मैं ड्रेसेस भी कच्छ से ही लाती हूँ। सो कितना डिफिकल्ट है, मतलब आपके पास कितना डिफिकल्ट होता है आपके लिए ये सारा प्रोसेस, इन द सेंस जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से जाके उनके कलेक्शन लेके आते हो, तो ये आपके पास कोई टीम है या फिर आप खुद चूज करते हो, खुद ट्रैवल करते हो, खुद करते हो ये सब? इट्स ओनली मी एंड माई हस्बैंड, हम दोनों ही जाते हैं और कलेक्शन मतलब पर्सनली हैंड पिक करके लाते हैं। उनकी भी बहुत हेल्प होती है मुझे, उनको भी इंटरेस्ट रहता है कि जाके ये सब टेक्निक्स देखना। देन अगेन ही ऑल्सो हैज़ गुड चॉइस ऑफ कलर्स, तो मेरे से ज़्यादा तो वो फास्ट है कल चूज करने में। सो वर्क अगेन देन कि नहीं, दिस इज गुड, यू टेक इट, जस्ट डोंट गो फॉर योर चॉइस। दूसरों के बारे में भी सोचो, तो ये कलर किसी को पसंद आ सकता है तो यू शुड बाय दिस। देन यस, ही हेल्प्स मी अलॉट। और कितनी फ्रीक्वेंसी रहती है आपकी, मतलब आप कितने टर्न्स लेते हो इस तरीके से पूरे साल में? एक साल में हम लोग एक बार विजिट करने का डेफिनेटली करते ही है, एक साल में एक बार। जैसे एमपी में गए, बट अभी बार बार जाने का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि ये साड़ियाँ बनने में बहुत टाइम लगता है। जैसे Right. एक साड़ी चंदेरी की अगर आप साड़ी लोगे तो एक साड़ी बनने में 8 आवर्स, 8 8 hours. घंटे। यस, एक Okay. साड़ी बनने में 8 घंटे, वो भी प्लेन कॉटन सिल्क की। इफ इट्स टिश्यू देन इट माइट टेक मोर देन 15 आवर्स, 2 days। ये टाइम बहुत ये करता है। अगेन कि ये जो यंग जनरेशन है अभी की, तो ये लोग अगर बाहर जॉब कर रहे हैं तो पार्ट टाइम ये अपना लेगेसी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसमें उनको टाइम लगता है। तो ये जब हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड जब हम लोग गए थे उधर, तो हमने 4-5 दिन रुक के फिर पूरा स्टडी किया। इनिशियली फर्स्ट टाइम हम जब भी जाते हैं तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा स्टे करते हैं, एंड देन वहाँ पे थोड़ा घूमते हैं, तो वहाँ पे क्या प्रोसेस रहता है, कैसा ये रहता है, वो हम लोग पहला स्टडी करते हैं और उसके बाद हम परचेसिंग करते हैं। तो चंदेरी जाके हमें पता चला कि ये लोग घर घर में लूम्स हैं, एंड इवन सेम फॉर कच्छ, बांधनीज के लिए भी सेम है। तो घरों घरों में है। एटलीस्ट कच्छ का थोड़ा सा है कि प्रोडक्शन ज़्यादा है उनका, राइट। बट चंदेरीज का ऐसा है कि प्रोडक्शन और ये डाइंग प्रोसेसेस जो भी होते हैं ये सिर्फ समर्स में होते हैं। सिर्फ समर्स में सिर्फ होते हैं? समर्स में होते हैं। अगर बाद में ये लोग करते हैं तो फिर डाई कलर्स छोड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, फैब्रिक कलर्स बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। ओके। इसलिए समर्स में ज़्यादातर डाइंग प्रोसेस होती है इनकी। तो चंदेरी का हम लोग गए, फिर वहाँ पे लेते साड़ीज, फिर परचेसिंग हमारी ऐसी रहती कि हर एक वीवर से जो भी उनके पास स्टॉक अवेलेबल है, अगर 5 साड़ियाँ है उसमें से हमें सिर्फ 2 साड़ियाँ पसंद आई तो हम वो 2 साड़ीज उठाएंगे। तो कॉस्ट वाइज मुझे बहुत रीजनेबल आते हैं, क्योंकि बीच में कोई शॉप वाला मतलब डीलर नहीं रहता है बीच में। तो आप डायरेक्टली आर्टिसन से या फिर क्राफ्ट्समैन यस, से ही परचेस करते परचेसिंग हो? करते हैं। ओके। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो पुणे बॉम्बे के कंपैरिजन में मेरे रेट्स थोड़े कम रहेंगे। ओके। या ओके। सो ऑनलाइन के लिए अगर अब अभी अप्रोच करूंगी, या मेरा खुद का एक्चुअली ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट भी है, उसको भी मैंने ज़्यादा प्रमोट नहीं किया है अभी तक। तो यस, इसका थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जैसे आपने ये मुझे बताया पूरा डिटेल्ड प्रोसेस होता है, कौन सी साड़ी ऐसी है जिसका सबसे आपको लगता है सबसे डिफिकल्ट, जैसे बांधनी को डाई करना पड़ता है चंदेरी में, आप हैंडलूम्स के थ्रू बनता है, तो विच इज द साड़ी जिसमें मैक्सिमम एफर्ट लगता है, मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है उसको करने हर के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए? हर एक हैंडलूम साड़ी को प्रोड्यूस करने के लिए एफर्ट है। मतलब अगर आप जाके देखोगे तो हर एक के टेक्निक अलग है। प्रोसेस भले ही सेम है बट टेक्निक्स अलग है। जैसे बांधनी का है, पहले वाइट फैब्रिक रहेगा, फिर उसको वो लोग नॉट टाई करते हैं, फिर टाइंग के बाद फिर पहला येलो डाई होगा उस पर, देन अगेन वो सूखने के बाद वापस से उसको कलर
चढ़ाएंगे उस पे। तो बांधनी का प्रोसेस थोड़ा लेंदी है आई फील। बाद में इनका बाकी चंदेरी और माहेश्वरी का तो एक सिंगल कलर में हो जाता है, या तो अगर आपको डिफरेंट कलर शेड चाहिए तो ऑब्वियसली वो तो कलर मिक्सिंग के प्रोसेस से हो जाता है। एंड ये सब नेचुरल डाइज रहते हैं, सो इनको मेंटेन करने के लिए भी थोड़ा सा एफर्ट लेना पड़ता है। जैसे आपको एफर्ट इन द सेंस आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है कि आपको इनको सनलाइट में नहीं सुखाना है। ओके। आप घर पे वॉश कर सकते हो, फर्स्ट वॉश इसका ड्राई क्लीन रहता है, देन बाद में आप माइल्ड डिटर्जेंट, लिक्विड डिटर्जेंट या शैम्पूज में आप इसको कोल्ड वाटर में वॉश करके सिर्फ सुखाना है रस्सी पे, धूप में नहीं सुखाना है, वरना कलर का अगेन इशू हो सकता है। आयन इनको लो हीट पे ही आयन करना है। सो साड़ियों का को मेंटेन करने का भी कोई ये रहता है, मतलब उसका भी कोई, उसकी लाइफ लॉन्गेटिविटी बढ़ाने के लिए भी कोई प्रोसीजर मेंटेन करना पड़ता है? यस, कोई भी साड़ी हो, जैसे कॉटन हो, सिल्क हो, कॉटन सिल्क हो, कोई भी साड़ी हो, उसको आपको एवरी 3 मंथ्स उसको आपको फोल्ड उसके चेंज करने पड़ते हैं, वरना सिर्फ चंदेरी बदनाम है इसके लिए कि कट हो जाती है चंदेरी। तो ऐसा नहीं है, मेरे पास अभी बहुत सालों की चंदेरी है, मेरे मदर इन लॉ के बहुत सालों से जो चंदेरी रखी है वो है। बट हमारी साड़ियों को आज तक प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो हम लोग मेंटेन करते हैं। साड़ीज के फोल्ड चेंज करेंगे। सिल्क को भी प्रॉब्लम आता है, अगर आप ओके। साड़ीज सिल्क की साड़ीज अगर आप फोल्ड करके ऐसे ही लगाओगे एक के ऊपर एक, तो उसको भी प्रॉब्लम आएगा। आपको उसको या तो हैंगर्स पे लगाने हैं, या तो खड़े फोल्ड रखने हैं, फोल्ड करके उसको खड़ा करना है, ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं रखना है। पैक करके नहीं रखना है, नहीं। उससे साड़ियाँ खराब हो जाती है। यस, मोस्टली कतान सिल्क ओके। साड़ीज आपको मल कॉटन फैब्रिक्स में रैप करके आप उसको रख सकते हो। सो साड़ीज के फैब्रिक्स और डिजाइन्स में क्या फर्क है? माहेश्वरी साड़ीज का फैब्रिक उसमें आता है बेसिकली कॉटन सिल्क। मोस्टली आपको कॉटन सिल्क ज़्यादा दिखाई देंगे इसमें। देन आता है इसमें टिश्यू। टिश्यू में भी वैरायटीज है, जैसे सेमी टिश्यू है। सेमी टिश्यू इन द सेंस कि टिश्यू का कंटेंट थोड़ा, मतलब सिल्क, कॉटन और टिश्यू। और प्योर टिश्यू अगर आप बोलेंगे तो जरी का उसमें जो परसेंटेज रहता है वो ज़्यादा रहता है। ओके। तो ये टाइप्स रहेगा उसमें। और एक आता है मलबेरी सिल्क। सो इसमें और क्या डिटेलिंग होती है? माहेश्वरी साड़ीज में बॉर्डर्स का अलग अलग रहते हैं, जैसे सिल्वर जरी आएगा, ये गोल्डन जरी आएगा, और एक आता है रेशम बॉर्डर। तो ओके। ये रेशम बॉर्डर्स अभी इनिशियली ओल्ड जो वुमेन्स थे तो उनको जरी से प्रॉब्लम आती थी स्किन अच्छा। में। जैसे बहुत ज़्यादा ओल्ड कोई है तो उनको स्किन सेंसिटिव होती है, तो उनके लिए ये ज़्यादा प्रेफरेबल थी। बट अगेन अभी के जनरेशन के हिसाब से उन्होंने भी थोड़ा मॉडर्नाइज किया है, तो अभी भी रेशम बॉर्डर मेरे पास ज़्यादा जाता है। रेशम बॉर्डर अभी फिर से आपके पास यस, ज्यादा जाता है? यस। ओके। तो मतलब 25+ की जो भी लेडीज है, गर्ल्स है, वो रेशम बॉर्डर भी प्रेफर करती है। चंदेरी में जैसे फैब्रिक्स आते हैं अगेन कॉटन सिल्क और कतान सिल्क, पट्टू सिल्क। तो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर कतान सिल्क ज़्यादा जाते हैं, भले ही वो जैसे मैंने बोला था कि बदनाम है फटने के लिए, बट फिर भी बिकॉज रॉयल फैमिलीज वहाँ पे अभी भी है, तो उनको देख के शायद वहाँ पे है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड वहाँ पे ज़्यादा है, तो ये लोग वहाँ पे चंदेरी कतान सिल्क ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एंड लखनवीज का कॉटन ज़्यादा है मेरे पास। जॉर्जेट भी है, बट अगेन जॉर्जेट से ज़्यादा कॉटन्स पे ही मेरा फोकस हमेशा रहेगा। लखनवी का मैं ये बताना चाहूँगी कि उनका जो प्रोसेस है, सो अगर लखनवीज आपने अगर बनाने को ली है, जैसे ड्राइंग पहले बनता है उस पर, कॉटन का स्पेसिफिकली बताती हूँ, अगर कॉटन की साड़ी है लखनवी तो उसको पहले डाइंग प्रोसेस और ये सब होने के बाद इसको वॉश किया जाता है, ताकि वो कपड़ा कॉटन श्रिंक होता है। उसके बाद उस पर पेन से ड्राइंग बनाया जाता है, फिर इसके ऊपर थ्रेड वर्क किया जाता है, हाथ से पूरा हैंड वर्क रहेगा। सो लखनवी इस पे पेन से वर्क किया जाता है, फिर उसके बाद थ्रेड वर्क। तो इसमें भी 3 टाइप्स ऑफ थ्रेड आता है, एक आता है कॉटन थ्रेड, एक आता है एंकर थ्रेड, और एक आता है सिल्क थ्रेड। सो ओके। हाँ, सो मोस्टली कॉटन थ्रेड पे ज़्यादा वर्क होता है। फिर ये अगर आपने इसको वीव करने को लिया है तो वो आप ही कंप्लीट करेंगे। फिर उसके अच्छा। बीच में अगर आप प्रेग्नेंट हुए या आपका एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ,
तो साड़ी को बनने में अगर 2 घंटे लगते हैं तो वो 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, इसका कोई तो गारंटी नहीं। आप मतलब सेल्फ ड्रिवन प्रोजेक्ट है वो, और कोई नहीं कोई कर नहीं कर सकता? सकता, जस्ट बिकॉज हर एक का हैंडराइटिंग जैसे अलग होता है, ड्राइंग अलग रहता है, तो उस हिसाब से ही वो साड़ी का है सेम, कि वो आपको ही कंप्लीट करनी है। और ये लखनवी का जो आप जो बता रहे हैं, इसका क्या कॉस्ट रेंज रहता है? ये 1000 से स्टार्टिंग है। 1000 से स्टार्टिंग है। यस। इस पे भी अगेन ये वही है कि वर्क का क्या है, बीच में अगर सिर्फ मोटिव्स है, बुट्टाज है, या पूरा भरा हुआ है, जाल वर्क है उस पे, मुकेश वर्क भी आता है उस पे, ऐसा है। सो बांधनीज का भी सेम, उसमें बांधनीज में भी आता है सिल्क फैब्रिक आता है, देन आता है क्रेप जॉर्जेट, देन खड़ी जॉर्जेट, ये सब वैरायटीज अभी मेरे पास है। ये सब बहुत हार्ड वर्क है, मतलब आज जैसे आपने बताया कि एक इंसान एक ही काइंड ऑफ क्या, मुझे ऐसे आपका पर्सनल ओपिनियन जानना है कि आपको क्या ऐसा लगता है कि जो आर्टिसंस है या फिर जो क्राफ्ट्समैन हमारे कंट्री में है, उनको उस चीज का उतना इम्पोर्टेंस मिलता है? डेफिनेटली मिलता है उनको। मतलब मॉनेटरी नहीं, बट इवन पब्लिक उनके इस एफर्ट को अप्रिशिएट करता है? आई डोंट नो, मे बी हम लोग मैं मॉडर्न, मतलब मैं मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहती हूँ तो मुझे इतना नहीं समझ में आता है, लेकिन जस्ट बिकॉज आप एक अलग सिटी में रहते हो, एक अलग जगह पे रहते हो जहाँ इस टाइप का कल्चर है, तो क्या उस टाइप के क्राफ्टमैनशिप को अप्रिशिएट किया जाता है, या फिर उन्हें और ज्यादा आगे आने की जरूरत है, या गवर्नमेंट को और उनके लिए इनिशिएटिव्स करने की जरूरत है ताकि वो और ज्यादा उनको उनके क्राफ्ट का वो मिल सके? यस, अभी अवेयरनेस इसके बारे में ज़्यादा है नहीं लोगों को। अगर सिर्फ मेरे बारे में अगर आप बात करोगे, तो अगर मैं किसी को बताती हूँ कि ये प्रोसेस रहता है लखनवीज का, तो मुझे पहले सवाल ये आता है कि देन अगर इसको इतना टाइम लगता है तो ये प्राइस क्यों कम है? एग्जैक्टली, कि यस। अगर एक दिन अगर लगता है या 2 घंटे लगते हैं, और उसको उसी के लिए अगर किसी का कुछ बाय चांस कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो ये 6 महीने तक जाता है। तो उनका प्रोडक्शन भी उतना ज़्यादा है। राइट। हाँ, एंड अगेन वो है कि कॉटन साड़ीज़ 2 बार वॉश की जाती है। जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट वॉश करने के बाद फिर पेन से वर्क करते हैं, फिर थ्रेड वर्क होता है, एंड थ्रेड वर्क के बाद वापस वो लोग पूरा साड़ी फिनिश होने के बाद वापस एक बार वॉश होती है, ताकि वो पेन से जो किया हुआ डिज़ाइन है, वो निकल जाए। फिर उसको आयनिंग वगैरह स्टार्च करके फिर उसको रेडी रखते हैं। और लखनवीज़ में पेस्टल शेड्स ज़्यादा प्रेफरेबल है। प्रेफरेबल या है। सो आप भी जैसे रेगुलरली बोल रहे हो कि कॉटन आपका फेवरेट है, और आप प्रेफर भी करते हो, तो हॉट फेवरेट क्यों है कॉटन? और मैंने ऐसे एक्सपीरियंस किया है कि कॉटन की साड़ियाँ तो बोलते हैं कि ऑफिस वेयर के लिए कॉटन की साड़ियाँ बहुत अच्छी है, एंड यू शुड वेयर कॉटन साड़ीज डेली टू ऑफिस, बट आई हैव एक्सपीरियंस की कॉटन की साड़ियाँ बहुत एक्सपेंसिव है। सो क्या रीजन है इसका कि कॉटन की साड़ियाँ एक्सपेंसिव भी है, प्लस मोस्ट प्रेफरेबल मटेरियल भी है, मतलब प्रोडक्ट आप रेशियो के हिसाब से देखो तो दे आर द मोस्ट सोल्ड प्रोडक्ट प्रोबेबली इन इंडिया, बट देन व्हाट्स द रीजन ऑफ देम बीइंग सो कॉस्टली एंड मोस्ट प्रेफर्ड फैब्रिक स्टिल? कॉटन पे डिपेंड करता है कि कौन सा कॉटन यूज़ किया है, तो उस पे उस क्वालिटी पे प्राइस रेंज आई गेस डिफर होता होगा। पैठनी कॉटन जो साड़ीज आती है वो 7000 से स्टार्टिंग रेंज है उनका, फिर आगे पता नहीं कब तक कहाँ तक जाएगा बिकॉज ऑफ द वर्क। सो अगेन पैठनी कॉटन, पैठनी सिल्क इज डिफरेंट? डिफरेंट, टोटली डिफरेंट, इट्स प्योर कॉटन। उस पे जैसे सिल्क पे किया जाता है वर्क, ओके। वैसे ही कॉटन पे किया जाता है। तो उसका फील जो है, अब जैसे आई प्रेफर कॉटन बिकॉज कॉटन बहुत ही इजी है, लाइट वेट है अगेन, तो फील उसका कुछ है ही नहीं। अगर आप पहनोगे तो कॉटन इज वेरी इजी। ये जो हमारा आज का पॉडकास्ट था, हमने इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मुझे पता चले साड़ियों के बारे में जो मुझे अभी तक पता ही नहीं थे। आई डेंट इवन नो कि पैठनी सिल्क और पैठनी कॉटन अलग होता है। सो इट्स बीन अ गुड कॉन्वर्सेशन जहाँ पे आपको किसी एक फैब्रिक के बारे में इतनी डिटेलिंग पता चलती है। सो मुझे आपसे ये जानना है कि आप ये जो पूरा आपका कल्चर है, इसके बारे में आप क्या फायनल थॉट्स देना चाहते हो? तर मला असं वाटतं की हँडलूमला आपण जास्त एनकरेज केलं पाहिजे.
आणि लोकांपर्यंत जास्तीत जास्त पोचलं गेलं पाहिजे. गव्हर्नमेंट याच्यासाठी सपोर्ट करतीये. आपले श्री नरेंद्र मोदीजी पण त्याला खूप एम्पॉवर करतायत. गावागावांपर्यंत हे सगळं त्यांना पोचवायचं आहे आणि आर्टिझन्सला हे जे आहे जनरेशन टू जनरेशन जे चालत आलेलं आहे ते तसंच राहावं याचेच प्रयत्न राहतील. इसी के ऊपर इनके जो इतना आज इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था हमारा, जिसमें हमने वही जैसे मैंने पहले बोला, एक फैब्रिक के ऊपर या फिर एक साड़ी हम जिस चीज को बोलते हैं उसके ऊपर लिटरली कितनी बड़ी कहानी है, जिसमें आई मीन देयर आर सो मेनी फैब्रिक्स इन्वॉल्व। उसमें उसके मेंटेनेंस में कितना सारा हम आपने बताया कि उसके मेंटेनेंस में कितना हमको ध्यान देना पड़ता है। हम बस ऐसे ही फोल्ड करके नहीं रख सकते उसको, उसकी लेगेसी खत्म हो जाती है। सो साड़ियाँ इंडियन कल्चर का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है और हमारी लेगेसी का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है और हमारे कल्चर का आई थिंक एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो आई थिंक हमको एज एन ओनर्स लेना चाहिए कि उसे हमें प्रिजर्व करना है, हमें उसको रखना है। और ये जो हमारे पास इतना ब्यूटीफुल कल्चर है जिसमें इतने डिटेल्ड वेराइटीज और फैब्रिक्स और प्रोसेसेस है, जैसे बांधनी बनाने का प्रोसेस, इन सबको हमको जब हम इन चीजों को बाय करेंगे या हम इन चीजों को एनकरेज करेंगे तो ही ये हैंडलूम का जो क्राफ्ट है ये आई थिंक रिमेन करेगा, जिंदा रहेगा फॉर द नेक्स्ट आई थिंक 100 years. So I would like to end this podcast on this note only, that please encourage our handicrafts, handlooms, and art and crafts that are purely Indian, and those which are done by our own country people and are by our own artisans. And obviously, people like Anushri, they are trying so hard to keep up the culture, to maintain our culture and to maintain the legacy. So अगर आपको उनका कलेक्शन देखना है तो उनका नंबर एंड डिस्क्रिप्शन, एवरीथिंग इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. And if you like my video, you can like, share and subscribe. Be Indian, buy Indian, buy handloom. Thank you.